सारे टीचिंग मेथड्स हैं। उनमें से यह सबसे पहली बात तो यही सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाता है कि कौन-सा टीचर सेंटर्ड है, कौन-सा लर्नर सेंटर्ड है। तो आपके समक्ष प्रश्न है, आप बताएँ CAI स्टैंड्स फॉर। हालाँकि ये जो टॉपिक है, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन वाला नहीं हुआ कक्षा में, फिर भी आप थोड़ा-सा बताएँ इसके बारे में। टॉपिक तो हुआ है लेकिन पर्टिकुलर ये टर्म नहीं हुई। टॉपिक तो हमने जैसे कंप्यूटर बेस्ड पढ़े हैं कि ऑनलाइन और कंप्यूटर बेस्ड भी मेथड्स होते हैं। बताएं एक बार। CAI स्टैंड फॉर कंप्यूटर एनालाइज्ड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड इंटेलिजेंस। ए कौन बाकी सभी आप देखिए आंसर दें। हमने अपनी कक्षा के दौरान पढ़ा था, मोटिवेशन पढ़ा था ना। मोटिवेशन वो लैटिन भाषा के शब्द मोटम से बना है, ठीक है। तो उसका क्या है कि इसका अर्थ होता है टू मूव या फिर मोशन करना, ठीक है। और इसके लिए किसी नीड की आवश्यकता होती है। एक नीड होती है जो उसको चलायमान रखती है, मोटिवेशन रखती है, आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट रखती है। आपकी नीड है कि आपको जेआरएफ क्लियर करना है, ये आपकी नीड है। ये आपको मोशन में रखती है, मोटिवेट रखती है, ठीक है। तो हमें भी मोटिवेट रखने के लिए आपको बोलना होगा, पार्टिसिपेट करना होगा, अध्ययन करना होगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ना होगा, ठीक है। ये चीज क्या है, टीचर को मोटिवेट करती है। तो आप सभी हमारे मोटिवेशन का भी ध्यान रखें और पार्टिसिपेट करें। विच ऑफ द फुल विच इज नॉट द मोड ऑफ CAI। ये CAI का जो कंप्यूटर असिस्टेड जो इंस्ट्रक्शन है, ये बिल्कुल सही बताया था आपने। विच ऑफ द वो मोड कौन सा नहीं है जो इसको फॉलो करता है, जो इसको सपोर्ट करता है। ट्यूटोरियल मोड, ड्रिल मोड और सिमुलेशन मोड या क्वेश्चन मोड, इनमें से कौन सा नहीं है। नहीं है वो बताना है आपने। ट्यूटोरियल आपको पता है कि ट्यूटोरियल क्या होता है, कि छोटे छोटे ग्रुप्स को जो जब पढ़ाया जाता है, ट्यूशन दिया जाता है, वो ट्यूटोरियल ग्रुप होता है, जब छोटे ग्रुपों को पढ़ाया जाता है। और ड्रिल मोड होता है कि उनके अभ्यास जो बार बार करवाया जाता है, पुनरावृत्ति करवाई जाती है। सिमुलेशन होता है कि सतत अनुकरण की। सिमुलेशन में क्या होता है कि इसमें होता है कि जो कृत्रिम ऐसी परिस्थितियां बनाई जाती हैं जिसके माध्यम से जो लर्नर है वो प्रैक्टिस करता है और सीखता है। ये ज्यादातर इसमें टीचिंग में तो नहीं होता, इसको प्रशिक्षण बोल सकते हैं, ट्रेनिंग का ये मेथड है सिमुलेशन। और सिमुलेशन के ऊपर भी प्रश्न काफी बनते हैं। जो लास्ट जो हमारे PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उनमें भी आए हुए हैं। तो सिमुलेशन जो है कृत्रिम परिस्थितियां बनती हैं, कृत्रिम एनवायरमेंट वातावरण ऐसा बनाया जाता है। और जैसे अंतरिक्ष में जो जाते हैं या फिर पायलट वगैरह की जो ट्रेनिंग होती है, वो कृत्रिम वातावरण ऐसा माहौल बनाया जाता है, तब उनकी ट्रेनिंग होती है और उनकी प्रैक्टिस होती है। जस्ट अ सेकेंड। अब क्या होता है कि when present
आगे चलते क्वेश्चन मोड। ये प्रश्नोत्तरी है, जैसे प्रश्न मोड होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं, हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो आप बताएं इनमें से कौन सा होगा। आवाज आ रही है हमारी? जी मैम। आप कोशिश करिए। कंप्यूटर बेस्ड कौन कौन सा मेथड हो सकता है और किसका मैम कंप्यूटर बेस्ड कौन कौन सा क्वेश्चन? नहीं है? मैम किसका क्वेश्चन पूछ रहे जो हो दूसरे? है क्वेश्चन ये है सेकंड कि जो कंप्यूटर बेस्ड है, कंप्यूटर असिस्टेड जो इंस्ट्रक्शन है, मतलब कि ट्यूटोरियल। कंप्यूटर के माध्यम से जो दी जाती है ना इंस्ट्रक्शन, वो कौन सी नहीं हो सकती है? ट्यूटोरियल बताया मैंने मैम, ए ऑप्शन दिया। अच्छा, ठीक है। ऑप्शन आपका क्वेश्चन मोड होगा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैम मोड। क्या आंसर होगा, क्या क्योंकि आंसर जो है? प्रश्न क्वेश्चन मोड होगा इसका, क्योंकि जो अच्छा, प्रश्न पूछे जाते हैं ना। ओके। तो मैम इसमें भी तो प्रश्न पूछे जाते हैं हाँ जी। कंप्यूटर बेस पे। आप में से कोई स्क्रीन शेयर कर सकता है क्या? क्योंकि कम्युनिकेशन बैरियर आ रहे हैं, हम आपको ना तो देख पा रहे हैं, ना आपकी एक्टिविटी नोट तो कर पा रहे हैं, और उसमें डिस्टरबेंस आ रही है। आप शायद जो हम कहना चाह रहे हैं वो आप समझ भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आप प्रश्न पूछिए, क्या पूछ रहे थे, दोबारा बोलने पर। मैम स्क्रीन बोल रहे हैं ना, तो शेयर करिएगा ग्रुप में, मैं शेयर करूंगा। अभी तो यही चालू रहने दीजिए, ठीक है, ठीक है ठीक है। मैम कल से आप ट्यूटोरियल कर हो देना। सकता है मैम, वो तो ट्यूशन वगैरह में हाँ पढ़ाते हाँ हैं तो फेस टू फेस होता जी, है, कंप्यूटर बेस तो नहीं हाँ रहता फेस, है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, फेस टू फेस होता है ये, लेकिन ये फेस टू फेस की बजाय हम कंप्यूटर बेस्ड भी तो कर सकते हैं ना। कंप्यूटर के माध्यम से भी तो टीचिंग हम कर सकते हैं, वहां पे भी तो टीचिंग ही होती है। ट्यूटोरियल में भी तो वहां पे भी तो इंस्ट्रक्शन ही दी जाती है ना। तो कंप्यूटर का जो है उसकी सहायता लेकर हम कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन मोड में क्या होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें मेनली नहीं होता है ऐसा कि हम क्वेश्चन पूछने के लिए हम कंप्यूटर का प्रयोग करें, है ना। जनरली तो ऐसा नहीं होता। वो रेयर ऑफ केसेस, मतलब चांसेस है, वो परिस्थितियां अलग होती हैं कि हमें ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना है या फिर कुछ और ऐसा कुछ है ना। लेकिन जो जनरल जो है, सामान्य स्थिति में, सामान्य परिस्थिति में क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछे जाते हैं क्लास में, है ना। उसके लिए तो स्पेशल कंप्यूटर नहीं लाया जाएगा। ट्यूटोरियल में ऐसा कोई टॉपिक आ गया, ऐसा कोई विषय आ गया जिसको बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें मेथड से तो अपने देखने हैं ना कि बच्चों को समझ में आना चाहिए, वैसे हम मेथड से प्रयोग करें, है ना। तो उसमें हम कंप्यूटर का सहारा ले सकते हैं। सिमुलेशन में भी प्रयोग होगा, ड्रिल में भी प्रयोग होगा, उसकी प्रैक्टिस में भी। ठीक है, तो क्वेश्चन जो बोर्ड होता है ना, वो सबसे कम चांसेस है इसके कंप्यूटर असिस्टेड हो, बहुत कम चांसेस है। मैम ये ड्रिल मोड के बारे में और बता देगा, ड्रिल मोड के बारे में। जी बिल्कुल। जो ड्रिल मोड है, ड्रिल शब्द का अर्थ ही होता है अभ्यास। ड्रिल शब्द का अर्थ होता है अभ्यास। बच्चों को करवाया जाता है, कोई भी विषय के ऊपर उनको बताया जाता है, इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, फिर उनसे करवाया जाता है। पहले तो उन्होंने रिसीव किया, बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे, उसके बाद उसमें कुछ कमी रह जाती है तो उनको बार बार प्रैक्टिस करवाई जाती है। जब बार बार प्रैक्टिस करवाई जाती है तो उसको ड्रिल मोड बेस्ड टीचिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर मेथड आता है थोर्नडाइक का। जो इयन थोर्नडाइक थे, उनका ट्रायल मेथड है, ट्रायल मेथड इसको बोल देते हैं, ड्रिल मेथड को ट्रायल मेथड भी। तो ये है, जब प्रैक्टिस हम बार बार करते हैं तो वो ड्रिल मेथड है। ठीक है, उसमें प्रैक्टिस करवाई जाती है। जी। When presenting materials, teachers should consider which of the following। जब हम जो टीचर है वो मटेरियल को प्रेजेंट करता है तो उसमें से वो कौन सा मेथड अपनाता है।
वो स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर करता है उसको। स्ट्रक्चर करने का मतलब कि एक तरह से प्लानिंग करता है उसकी, और प्लानिंग उसमें ये करता है कि यूनिट 1 में बांट दिया उसको, फिर यूनिट 2 में उसको एक प्लानिंग के तहत उस सिलेबस को बांट दिया। ये तो होता है स्ट्रक्चरिंग, ठीक है, संरचना करना उसकी। और फिर होता है बैलेंसिंग, संतुलन बनाना। और फिर होता है मोटिवेटिंग, उनको बच्चों को मोटिवेट भी रखना और पढ़ने के लिए उसको जो है रुचिकर बनाना, और ताकि वो मोटिवेट हो। तो इनमें से कौन सा जो है टीचर मेथड अपनाता है मटेरियल को प्रेजेंट करने के लिए, जो सामग्री है, विषय सामग्री, टीएलएम जिसको बोलते हैं हम, डी। टीचर लर्निंग मटेरियल। कौन सा? डी। डी। यस मैम, डी बोल रहे क्योंकि हैं जी आप? डी जी। इससे आ जाएगी ना। हाँ जी, बिल्कुल सही। द टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इज मेकिंग टीचिंग। जो टेक्नोलॉजी है उसमें जो हमारी बन रही है वो ज्यादा कौन सी बन रही है, कौन सा मोड उसमें आ रहा है, लर्नर ओरिएंटेड बन रही है वो, और टीचर सेंटर्ड बन रही है, टीचर ओरिएंटेड बन रही है। ओरिएंटेड अर्थात उसके ऊपर केंद्रित है। ये सेंटर्ड, ये सिमिलर वर्ड है ये, ठीक है। बताएं, या फिर दोनों के एक रन होता है वो। आजकल हमारी जो टेक्नोलॉजी है शिक्षा में नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग कौन सी बन रही है? मैम ए लर्नर में ओरिएंटेड होना चाहिए। बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन तो इतने आसान आसान है, आप लोग पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते? कोई एक बोलता है, दो बोलते हैं, आप लोग कितने जुड़े हैं? जी पार्टिसिपेट मैम, करिए। आप ये पीडीएफ मेरे साथ शेयर कीजिए ताकि कम्युनिकेशन बच्चे जो मैसेज दे रहे हैं मैसेज बॉक्स में वो आप तक पहुंच सके। ठीक है भाई, आप सही कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन बैरियर तो टीचिंग में बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है। अच्छा, तब तक बताइए आप कि जो लेक्चर मेथड होता है वो टीचर सेंटर्ड होता है या लर्नर सेंटर्ड होता है? टीचर सेंटर। टीचर सेंटर। क्यों? लर्नर सेंटर। लर्नर सेंटर मैम। ठीक है, हमारा पहले वो उद्देश्य बताएंगे सिर्फ कि पढ़ाना आप होता है। लर्नर सेंटर्ड क्यों बोल रहे हैं। मैं ठीक है, आपने जो है रीजन बताया कि हमारा जो मोटिव होता है, जो सेंटर होता है, वो बच्चे होते हैं, उन्हीं को केंद्रित बनाकर जी हम स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस शो हो देते हैं। रही है हमारी। हाँ जी, हो रही है। तो इसमें लर्नर को ध्यान में रखकर हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है। अच्छा, जो टीचर सेंटर्ड बता रहे हैं वो बताएं कि टीचर सेंटर्ड क्यों कह रहे हैं आप? हो रही है अभी स्क्रीन शो। हाँ जी। उसकी और हम्म। आ रहा है, बच्चे सुन रहे हैं, टीचर दे रहा है, टीचर सुन रहे हैं, तो निष्क्रिय बच्चे होते हैं, और टीचर रहता है वो सक्रिय रहता है, इसलिए वो टीचर सेंटर हो जाता है मौखिक में। बहुत अच्छा बताया पुल्लिक सर ने कि जो टीचर होता है वो इंस्ट्रक्शन देता है और बच्चे पैसिव रोल में, निष्क्रिय रोल में उसको सुनते रहते हैं। आगे चलते हैं। इसको आप रोटेट मोड में कर ले भाई, तो स्क्रीन अच्छे से विजिबल होगी पूरा। हाँ, अब ठीक है। नाउ बेटर। ठीक है।
अब पांचवा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू ऑफ होल ग्रुप इंस्ट्रक्शन। पूरे ग्रुप को हमें इंस्ट्रक्शंस देनी है, उसके लिए कौन सा जो है ट्रू रहेगा। परमिट द स्टूडेंट्स टू प्रोग्रेस एट देयर ओन पेस। क्या हम बच्चों को उनके स्तर पे प्रोग्रेस करने देते हैं इसमें इंस्ट्रक्शन में, पूरे ग्रुप को जब हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तब। और फिर दूसरा है कन्वीनियंट फॉर टीचिंग द सेम स्किल्स और कंटेंट टू द एंटायर क्लास, कि जो पूरी क्लास के लिए कन्वीनियंट है ऐसा जो स्किल है हम उसमें लेते हैं, स्किल या कंटेंट, कोई भी कौशल या फिर ऐसी या फिर सामग्री। ठीक है, तो और तीसरा है गिव्स द टीचर अ चांस टू इंट्रोड्यूस न्यू स्किल एट अ लेवल सूटेड टू पर्टिकुलर स्टूडेंट। तो किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को सूट कर रही है वैसी जो है न्यू स्किल्स टीचर को इंट्रोड्यूस करने दें, तो या फिर सभी, इनमें से कौन सा होगा पूरे ग्रुप को जब कर रहे हैं। बी, टी, डी। ठीक है, आप बताएं कि डी क्यों होगा। डी क्यों होगा, बताएं, रीजन बताएं। मैम हम चाहते हैं कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, तो इसमें ये सारी चीजें हाँ, मुझे लगता है इंक्लूड है। ठीक है। अच्छा देखिए, इसमें क्या होता है, इसका आंसर डी होगा। हाँ, मैडम स्क्रीन शेयर नहीं होता है ना। नहीं शेयर है। नरेश अहलावत की आईडी पे पिन करिए आप, नरेश अहलावत की आईडी पे। जी मैडम। अच्छा, इसमें क्या है कि हम परमिट करेंगे स्टूडेंट्स को। देखिए बहुत बड़ा जब ग्रुप होता है ना, तो उसमें जैसे हम 10 ही जुड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, तो 10 ही जुड़े हुए हैं या 11 जुड़े हुए हैं, इसमें हम सभी जो है हम ये कहें कि आपको जो पढ़ना है जो पढ़ लीजिए, ठीक है, आप अपने बेस पे जो जिसको जो पढ़ना है वैसा पढ़ लीजिए। तो उसमें क्या होगा, जब क्लास में हम सामने बैठे हैं, सपोज करें कि हम क्लास में सामने बैठे हैं और हम कह रहे हैं कि आप 50 लोगों की क्लास है और हम कह रहे हैं कि आप जो है अपने अनुसार आप पढ़ लीजिए। तो उसमें कोई एक पेज पढ़ेगा, कोई 2 पेज पढ़ेगा, कोई 3 पढ़ेगा या फिर कोई पढ़ेगा ही नहीं। इस प्रकार से बहुत बड़े ग्रुप को जो हम संबोधित कर रहे हैं, तो ये जो मेथड है ये तो फेल हो जाता है, पहले वाला तो है ना। जब जो दूसरा है कन्वीनियंट फॉर टीचिंग द सेम स्किल्स और द कंटेंट टू द एंटायर क्लास, जब सेम स्किल और सेम जो है सामग्री हम पूरी क्लास को एक साथ संबोधित करके पढ़ाएंगे जैसे अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि वो कन्वीनियंट होगा, अनुशासन भी बना रहेगा और जो सिस्टमेटिक तरीके से बच्चे सीखते भी रहेंगे। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। और सी है गिव द टीचर अ चांस टू इंट्रोड्यूस न्यू स्किल्स एट अ लेवल ऑफ सूटेड टू पर्टिकुलर स्टूडेंट। अब पर्टिकुलर स्टूडेंट, अब इन्होंने कहा है होल ग्रुप इंस्ट्रक्शन, तो होल ग्रुप इंस्ट्रक्शन में क्या है कि सब पूरे के पूरे ग्रुप को इंस्ट्रक्शन देनी है ना, तो वो पूरी क्लास को साथ में लेकर चलनी पड़ेगी। अब इसमें इसको सोल्व करने के लिए है ना, क्या है कि होल इसमें क्वेश्चन में आया है, तो होल का सिमिलर वर्ड इसमें ढूंढिए कहीं पर भी। चारों ऑप्शंस में बी ऑप्शन में है एंटायर क्लास। एक तो होल ग्रुप है, होल ग्रुप इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि पूरे ग्रुप को ही हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, पर्टिकुलर स्टूडेंट को नहीं। पर्टिकुलर उसमें जो बच्चे हैं अपने लेवल पे ही वो प्रोग्रेस करते रहे वैसा नहीं, वो तो इंडिविजुअल हो जाएगा ना, इंडिविजुअल लर्निंग हो जाएगी। और इसमें तीसरा भी है, यही पर्टिकुलर है, ये भी इंडिविजुअल लर्निंग हो जाएगी। लेकिन हम होल ग्रुप इंस्ट्रक्शन की बात कही गई है यहाँ पर, तो हम एंटायर क्लास को जो सूट करे हम वैसे उसी तरीके से हम उसको प्रेजेंट करेंगे। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव। कम्युनिकेशन का जो मेथड है सबसे इफेक्टिव कौन सा होता है। वर्बल होता है, डी बता रहे हैं प्रशांत तोमर जी, वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन, डिफिकल्ट टू जनरलाइज एंड डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। अब आप अपने आंसर का रीजन दीजिए, उसके बाद देखते हैं आंसर क्या है। मैम कम्युनिकेशन मेथड तो अलग अलग हो सकते हैं ना, वो तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा ना।
कि आप वर्बल दे रहे हो या ओरल दे रहे हो या मल्टीमीडिया से कर रहे हो? जी, अब देखिए, अब यहाँ पर अपनी क्लास का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने डी कहा, आपने किस किस वे में कहा है, सिंबल के रूप में कहा है ना, वर्बल वर्ब का प्रयोग किया है, किसी ने ए कहा है, किसी ने सी कहा है, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, हम मौखिक ओरल कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, और स्क्रीन को बाय प्रेजेंट कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, मल्टीमीडिया का सहारा दे रहे हैं, ठीक है। ये कम्युनिकेशन है, बेस्ड ऑन द सिचुएशन ये चेंज होता रहता है, तो किसी पर्टिकुलर को हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो जो मोस्ट इफेक्टिव है, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इफेक्टिवनेस उसकी बदलती रहती है। पूनम प्रसाद जी, ये इसका डी होगा, इसने कहा है, डी में क्या कहा है कि उसको डिफिकल्ट है ऐसा पता लगाना कि तो क्यों क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि परिस्थिति के अनुसार वो जो है कम्युनिकेशन बदलता रहता है, अलग अलग कम्युनिकेशन अलग अलग स्थिति में इफेक्टिव या प्रभावित होता है, प्रभावशाली साबित होता है। क्लियर है ये? वर्बल भी ओरल ही होगा ना, ओरल का ही रूप है ना? वर्बल में हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, जी हाँ, वो शब्दों का प्रयोग, जब पर्टिकुलर शब्दों का प्रयोग किया जाता है ना, उसमें वर्ड्स जुड़ जाते हैं, जैसे आप अभी ए बी सी अब बता रहे थे, ठीक है, वो वर्बल है। और और ओरल ओरल मौखिक। कम्युनिकेशन, ओरल में मौखिक, ओरल में वर्बल भी इंक्लूडेड होता है, ठीक है। जी, इसको डी मैक्सिमम पार्टिस, हाँ जी, डी है ना इसका राइट, फिर डी एज हाँ अ जी, सिचुएशन। जी, हाँ जी रंजना जी, डी है। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इज पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू, जो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन है बच्चों का, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन किसके थ्रू पॉसिबल होता है, लेक्चर मेथड के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू, टेक्स्ट बुक मेथड के थ्रू, या फिर ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शन के थ्रू। इसमें होता है, लेक्चर मेथड में क्या होता है कि हम लेक्चर देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, दिशा निर्देश बच्चे को दिए जाते हैं, उसमें बच्चा क्या होता है, पैसिव होता है। और डिस्कशन में क्या होता है, विचार विमर्श किए जाते हैं। और टेक्स्ट बुक में क्या होता है कि टेक्स्ट बुक से बच्चा पढ़ता है, बुक से। ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज में क्या होता है कि ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, जैसे टेलीविजन के माध्यम से हम न्यूज वगैरह देखते हैं, इस प्रकार से। तो इसमें बताएं कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन बच्चों का किस में होगा। डी आएगा मैम इसमें, ऑडियो विजुअल। डी, ठीक है। क्यों आएगा डी? हाँ, ऑडियो मैम वीडियो क्योंकि देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, देखकर और सुनकर ज्यादा समझ में आता है। हाँ, सुन भी हो सुनते भी हो उसमें, और हम देख भी रहे हैं। और पीडीएफ अच्छा, हम जैसे ऑनलाइन अभी कक्षा चल रही है, तो उसमें भी हाँ जी। बहुत सारे अलग अलग ठिकान से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें पार्टिसिपेशन का तो है ही नहीं, जब आप सुन रहे हैं, ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी है ये, मतलब कि दिशा निर्देश की फैसिलिटी ऑडियो विजुअल हो, आपको सामने वीडियो प्रेजेंट की जा रही हो और आप सुन रहे हो, ठीक है। तो इसमें आपका पार्टिसिपेशन क्या हुआ, वो तो वीडियो का पार्टिसिपेशन हुआ। बिल्कुल सही डी पूनम प्रसाद जी, बिल्कुल सही, बी। विचार विमर्श जब हम करते हैं ना, तो विचार विमर्श तो बच्चे ही करेंगे आपस में, ठीक है। डिस्कशन मेथड जो होता है ना, उसमें ज्यादा पार्टिसिपेशन होता है विद्यार्थियों का, उसमें विद्यार्थियों का सक्रिय रोल होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। भाई अब बी और डी में कंफ्यूज था मैम। क्या बी और डी? मैम आंसर डी है या बी है? आंसर बी है, डिस्कशन। ओके जब जी जी। आपस में विचार विमर्श किया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन होता है। अब हम जैसे विचार विमर्श कर रहे हैं, तो आप प्रशांत जी बोल रहे हैं, कभी रंजना जी बोल रही है, कभी पुल्लिक सर बोल रहे हैं, तो उसमें क्या है, हम विचार विमर्श कर रहे हैं, तो आपका पार्टिसिपेशन हो रहा है, इसलिए आपको ऑडियो विजुअल ऐसा लग रहा है। लेकिन ऑडियो विजुअल से क्या मतलब है, मात्र वीडियो चलेगी, वीडियो में जो बताया जा रहा है वो आप सुनेंगे, आपका पैसिव रोल होगा उसमें, तो पार्टिसिपेशन तो हुआ ही नहीं। आगे चलते हैं, 8th क्वेश्चन पे चलेंगे भाई। हाँ, which type of teaching paradigm would focus on a technical or one right way to teach approach to the presenting content को प्रेजेंट करने के लिए कौन सी जो है
अवधारणा या पैराडिम्स प्रयोग होगी। कौन सी होगी? लर्निंग पैराडिम्स, इंस्ट्रक्शनल पैराडिम्स, वैल्यू एडिड पैराडिम्स, कौन सी होती है? जब हम कंटेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं उस अप्रोच के लिए कौन सी पैराडिम्स, हम कौन सी अवधारणा कह सकते हैं इसको? जी मैम। डी, बिल्कुल सही। इंस्ट्रक्शनल पैराडिम मतलब दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, तो उसमें कंटेंट प्रेजेंट किया जा रहा है, मतलब दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, उसमें बताया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट कैन नॉट बी अ गुड वे ऑफ कम्युनिकेशन इन प्रोमोटिंग लिटरेसी अमंग विलेजर्स। विलेजर्स को, गांव वालों को सिखाना है, पढ़ाना है, उसके लिए कौन सी जो टेक्निक है, वो कौन सा जो वे है और कम्युनिकेशन संप्रेषण का तरीका ठीक नहीं हो सकता, अच्छा नहीं हो सकता। कौन सा? ये तो डेमोन्स्ट्रेशन है। डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है कि प्रदर्शन विधि होती है। ये प्रदर्शन विधि के माध्यम से बच्चे को बताया जाता है, सिखाया जाता है। इसमें टीचर सेंटर्ड मेथड होता है ये डेमोन्स्ट्रेशन। अब देखिए इसके बारे में जब हम क्वेश्चन आंसर को पढ़ रहे हैं, इसके बारे में विचार कर रहे हैं, तो आप जो है आप अपने सेंसेस का प्रयोग भी करते रहिए, राइटिंग का प्रयोग भी करते रहिए, नोटबुक से नोट करते रहिए जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे, आपको लगे कि हमें ये नहीं आता, मैं भूल सकता हूँ, तो आप उसको लिखते चले। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है ये, प्रदर्शन विधि कौन सी है? ये टीचर सेंटर है। और इसमें क्या होता है कि टीचर जो है एक डेमोन्स्ट्रेटर ले लेता है और इंस्ट्रक्शन देता है और डेमोन्स्ट्रेट करके बच्चों को दिखाता है कि इस प्रकार से आसन किए जाते हैं या फिर इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट वगैरह किए जाते हैं। ठीक है। दूसरा है रीडिंग एंड राइटिंग, राइटिंग करवाएगा और रीडिंग करेगा। तीसरा है प्रोवाइडिंग मटेरियल ऑन टीवी एंड फिल्म प्रोजेक्टर। टीवी और फिल्म प्रोजेक्टर में क्या है, वो जो करवाते हैं, मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, उनके माध्यम से उनको सिखाते हैं। डी बता रहे हैं, एक बार आपके देख लेते हैं। लास्ट वाला है बड़े से ग्रुप को डिस्कशन के उसमें करना, सभी ने डी भी बताया है। तो इसका आंसर होगा, देखिए डेमोन्स्ट्रेट तो हो सकता है, उनको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएं, एबीसीडी कैसे लिखते हैं, ठीक है, एबीसीडी कैसे लिखते हैं या फिर किस प्रकार से हमें लिखना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए जैसे हम पेंसिल को पकड़ना है, किस प्रकार से कोई शब्द बनाना है, उसमें भी तो डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है। ठीक है। रीडिंग एंड राइटिंग, उनको रीडिंग और राइटिंग करने के लिए बोले। ठीक। प्रोवाइडिंग, वो भी तो रीडिंग और राइटिंग का तो सारा लिया ही जाएगा जब हम लिटरेट कर रहे हैं उनको। ठीक है। उनको जब हम उनको शिक्षा प्रदान करें, साक्षर कर रहे हैं, तो विलेजर्स को उसको राइटिंग के तो करवाएंगे ना, ताकि वो सीखे। तो सी आप तो लिख कर बोल रहे, सी प्रोवाइडिंग मटेरियल ऑन टीवी। अब देखिए जब हम उसको लिटरेट करें, जैसे बच्चा होता है, हम विलेजर्स की जगह बच्चे को मान लें, ठीक है, तो बच्चे को जब हम मानते हैं तो क्या होता है कि उसमें बच्चों को जब सिखाया जाता है, एबीसीडी सिखाई जाती है, तो उनको हम कभी कभी जो है टीवी के माध्यम से सिखाते हैं, वीडियो के माध्यम से भी, ए है, बी है, उसमें जो है पोएम के माध्यम से भी उनको सिखाते हैं, ठीक है, टीवी में दिखाकर। तो इसका होगा लार्ज ग्रुप डिस्कशन। जब बहुत बड़ा ग्रुप होता है उसमें जब डिस्कशन होता है ना, तो वो पॉसिबल नहीं है। जब उसमें डिस्कशन होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, वहां पर तो अव्यवस्था फैल जाएगी, आपस में सीख ही नहीं पाएंगे वो। तो उसमें टीचर का रोल होता है और इसमें इनका प्रयोग किया जाता है कम्युनिकेशन का। द मेन एडवांटेज ऑफ गिविंग होम असाइनमेंट टू स्टूडेंट इज, कौन सा जो है मेन एम होता है असाइनमेंट देने का? भाई एक बार चलेंगे आगे। मैम मतलब जो 9 क्वेश्चन था उसमें छोटे बच्चे के लिए ये होगा ना मैम? मैम थोड़ा सर सा आप रिपीट स्क्रॉल करें। कीजिए, आंसर नहीं देख पा रहे हैं। जो 9 ठीक है। क्वेश्चन का था मैम, जो आपका लास्ट ग्रुप डिस्कशन था, जो विलेज वाले बच्चे रहते हैं ना, तो वो छोटे छोटे जो जैसे काफी के कक्षा के थे ना, रहते हैं ना, उस बच्चे हाँ, के उस बच्चे के लिए वो बेनिफिट है ना, मतलब ये जो ऊपर वाले थे वो बेनिफिट है और नीचे वाला बेनिफिट नहीं है, डी वाला। हाँ, लार्ज ग्रुप डिस्कशन है ना, तो डिस्कशन के माध्यम से जब गांव वालों को पता ही नहीं है, तो हम जो है उनको डिस्कशन के माध्यम से नहीं सिखाते हैं, नहीं सिखा सकते हैं पंडित जी, उनको साक्षर नहीं कर सकते हैं। पूरा
पूरा बहुत बड़ा इसमें लार्ज ग्रुप लिखा है, सिर्फ ग्रुप डिस्कशन नहीं, ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से हम सिखा सकते हैं, लेकिन लार्ज ग्रुप डिस्कशन में क्या होगा कि उसमें अव्यवस्था फैल जाएगी ना, वो सीख नहीं पाएंगे। ऊपर भी था ना कि सेम कंटेंट उनको करवाया जाता है इंस्ट्रक्शन के माध्यम से। इज दैट क्लियर सर? यस मैम। आगे चलते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ गिविंग होम असाइनमेंट टू स्टूडेंट्स इज कीपिंग देम बिजी इन स्टडीज ऑल द टाइम। जो टीचर होता है बच्चों को असाइनमेंट क्यों देता है? क्षमा चाहते हैं एक बार डिस्टर्बेंस के लिए, फोन आ रहा है। सेल्फ स्टडी। चलिए ठीक है, आप आंसर देख लेते हैं एक बार। सी, सी आंसर टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी, बिल्कुल सही है। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे। इंस्ट्रक्शन मीडियम अफेक्ट्स द एब्सेंस ऑफ एंड एस्केप फ्रॉम क्लास टीचिंग। जो इंस्ट्रक्शन मीडियम है वो बच्चों का जो है, अब जैसे क्लास को छोड़कर कुछ 11 थे अभी और 2 चले गए हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन हमारी चल रही है, जब आपका पार्टिसिपेशन नहीं होता है, आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, वो आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। इंटरेस्टिंग नहीं लगता तो आप क्या है कि क्लास से एस्केपिंग होगी, बच्चे एब्सेंट होंगे या नहीं होंगे। तो इससे आप सहमत हैं, असहमत हैं, या ये अनिश्चित है, या फिर इनमें से कोई नहीं? सी, डिसएग्री। मुरलीक सर डिसएग्री कर रहे हैं, सभी बताएं आप। तो मैम प्लीज क्वेश्चन को फिर से समझा दीजिए ना। क्वेश्चन ये है कि जब हम इंस्ट्रक्शन जो मीडियम जो है लेक्चर मेथड हो रहा है, ठीक है, लेक्चर चल रहा है, तो लेक्चर चल रहा है तो उसमें बहुत सारे बच्चे जो है एब्सेंट हो जाते हैं, ओके। और बहुत सारे बच्चे उसमें क्लास को छोड़कर चले जाते हैं जब सिर्फ लेक्चर चल रहा है, ठीक है। तो उसमें इस बात से आप सहमत हैं, असहमत हैं, या ये अनिश्चित आप कुछ कह नहीं सकते, या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे आप? मैम असहमत हो सकते हैं। जी, आपको सहमत होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब बच्चा इंस्ट्रक्शन जब हो रहा है ना, इंस्ट्रक्शन मीडियम चल रहा है, तो उसमें क्या है कि सिर्फ टीचर ही टीचर बोले जा रहा है, और टीचर बोले जा रहा है, बीच में वो बच्चों को नहीं बोलने दे रहा है, सिर्फ उसी का रोल है, वही सक्रिय है, बच्चे पैसिव है, निष्क्रिय है, कुछ को समझ में नहीं आता है। तो वो क्या करेंगे भाई, वो मैथ्स वाले सर है ना, उनको कुछ करने नहीं पड़ता, हम वो क्लास स्किप करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड हो रहा है, ज्योति मैम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वहां पर हम जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, बच्चे स्किप करते हैं, इसमें हम सहमत हैं, एग्रीड। द मेन टास्क ऑफ एजुकेशनल कंप्यूटर इज स्कोरिंग द आंसर। इसका मेन टास्क क्या है? एजुकेशनल जो कंप्यूटर है उसका मेन टास्क क्या है? उसको आंसर्स को स्कोर करने का, और उसको मतलब स्टोर भी कर सकते हैं आप, सेव भी कर सकते हैं, सेविंग में प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन को, मतलब जो सूचनाएं हैं उनको संभाल, मतलब प्रिजर्व करके रखना, उनको सेव करके रखना, एनालिसिस ऑफ डाटा, डाटा का एनालिसिस करना, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, बिल्कुल सही है आपका, इसमें सभी होंगे। द कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल हैज बीन डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा मॉडल जो है डेवलप किया गया? गिलबर्ट के द्वारा, स्टोलोरो के द्वारा, रॉबर्ट गैगनी के द्वारा, और मैसनर के द्वारा। तो किसके द्वारा जो है कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल किया गया? रॉबर्ट गैने। पुरलिक सर रॉबर्ट गैने कह रहे हैं।
अच्छा, रॉबर्ट गैने गैने के हमने हायरार्की सिस्टम पढ़ा था, हायरार्की सिस्टम पढ़ा था ना ऑफ लर्निंग, तो उसमें क्या था, मैम उसमें वो कंप्यूटर ब्रिग्स ने दिया था वो ना। हाँ जी, उसमें कंप्यूटर का तो कुछ नहीं था ना। नहीं था मैम, वो नाम आया गेंगे का इसलिए मार दिए मैम। हाँ, क्योंकि ये सुना सुना नाम था, है ना, बाकी बाकी तो के नहीं हाँ सुने थे। बाकी के सुने नहीं थे इसलिए मारा मैम। हाँ हाँ जी, देखिए हम इसको शायद देख लेते हैं एक बार। गिल- इसमें है, इसमें जो गिलबर्ट है ना, गिलबर्ट सबसे पहले जो है, गिलबर्ट ने क्या किया था कि जो मॉडलिंग बेस्ड जो टीचिंग है ना साइंस एजुकेशन में, मॉडलिंग बेस्ड टीचिंग दी थी। जैसे नमूना के द्वारा, नमूना बनाकर उसके बारे में पढ़ाते हैं, जैसे शरीर का नमूना बना दिया, उसमें से अस्थि पिंजर वगैरह पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये गिलबर्ट ने मॉडलिंग बेस्ड टीचिंग मेथड दिया था। और फिर ये है स्टोलोरो एंड डेविस, इन्होंने कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मेथड दिया था। ये सभी आप नोट करते चले। तीसरा है रॉबर्ट गैने। रॉबर्ट गैने का हम हायरार्की सिस्टम ऑफ लर्निंग, अधिगम का पदानुक्रम हम सीख चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इन्होंने हायरार्की ऑफ लर्निंग दिया था, और इन्होंने उसके प्लस में उन्होंने 9 लेवल्स ऑफ लर्निंग भी दिया था, ठीक है। तो ये गैने के थे। और मैसनर, ये मैसनर एक ऑथर है किसी बुक के, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, बी, स्टोलोरो एंड डेविस इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट हैव फ्रॉम ग्रुप लर्निंग। तो जो ग्रुप लर्निंग है उसमें से बच्चों के से क्या क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, टू गेट एप्रिसिएशन फ्रॉम द ग्रुप, टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्क इक्वली, टू इग्नोर इंडिविजुअल व्यू पॉइंट, टू मोटिवेट आइसोलेटेड स्टूडेंट्स टू बिकम मेंबर ऑफ द ग्रुप। तो जो ग्रुप टीचिंग हो रही है, ग्रुप लर्निंग हो रही है, उसमें अधिगम करवाना है, तो जो है क्या उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि क्या करें वहां पर, जो उसमें अप्रिसिएशन गेट करने के लिए ग्रुप से, बच्चा जो टीचर है उसको ग्रुप को पढ़ा रहा है, तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगा बच्चों से कि वो अप्रिसिएशन करें आप हमारा, वो एक्सपेक्ट करेगा। टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्क इक्वली, सभी में जो है काम सभी में बराबर बराबर बांटना, वो किसी बच्चे को इंडिविजुअल आप कुछ बोल रहे हैं तो उसको इग्नोर कर देना, इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू को, उसी विचार को इग्नोर कर देना, या फिर टू मोटिवेट आइसोलेटेड स्टूडेंट्स टू बिकम मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। जो डी। जी बिल्कुल सही, डी। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंबाइंस स्कोप्स ऑफ लार्ज ग्रुप, स्मॉल ग्रुप एंड इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग मेथड। तो इसमें क्या है कि कौन सा जो है स्कोप ऑफ लार्ज ग्रुप, स्मॉल ग्रुप एंड इंडिविजुअलाइज टीचिंग मेथड, जिस ऐसा मेथड कौन सा है जिस मेथड में लार्ज ग्रुप भी होते हैं इन्वॉल्व, स्मॉल ग्रुप भी होते हैं, और इंडिविजुअल टीचिंग भी इन्वॉल्व होती है उसमें। तो कौन सा मेथड है, ग्रुप डिस्कशन मेथड, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मेथड, ब्रेनस्टॉर्मिंग, नन ऑफ द अबव। ठीक है, सभी बताएं। सी मैम, सी, सी। ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसका आंसर होगा डिफरेंशिएटेड लर्निंग, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इसके लिए हम आपको एक पिक्चर प्रेजेंट कर देते हैं आपकी, जो अच्छी समझ बन जाए इस बारे में, इस क्वेश्चन को आप कभी ना भूलें। इसके लिए एक सेकंड का समय दीजिए। आप स्क्रीन ऑफ ना, हाँ स्क्रीन ऑफ करनी पड़ेगी भाई आपको एक बार, क्योंकि वो पिक्चर हम आपको ही भेज रहे हैं, तो आप ही प्रेजेंट करें। तीन पिक्चर्स भेजी हैं, उसमें से दूसरी पिक्चर है वो आप प्रेजेंट करें। दूसरी पिक्चर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। हाँ, अब देखिए इसमें क्या है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन ये मेथड है,
ठीक है, उसका आंसर ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए इसमें कंटेंट, इसमें 4 प्रोसेस होती है, कंटेंट, प्रोसेस, प्रोडक्ट और इफेक्ट। तो कंटेंट में क्या आता है कि अडेप्टिंग कंटेंट टू स्टूडेंट, मतलब कि स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, कंटेंट को सेट किया जाता है, उसके स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के हिसाब से, उनकी एज ग्रुप के हिसाब से, एकेडमिक जो है रेडीनेस के हिसाब से कि वो कितने तत्पर हैं सीखने के लिए, और उनकी लैंग्वेज के हिसाब से भी कि लैंग्वेज के ऊपर उनकी कितनी पकड़ है, कौन सी लैंग्वेज के ऊपर उनकी पकड़ है, कौन सी पे नहीं है। तो उसके हिसाब से कंटेंट को सेट किया जाता है। फिर प्रोसेस में आता है, प्रोसेस में इंडिविजुअलाइज्ड, पेयरिंग, स्मॉल ग्रुप, होल ग्रुप। तो प्रोसेस में क्या आता है, जब उस कंटेंट को आगे फॉरवर्ड किया जाता है, उनको दिया जाता है, उनको सिखाया जाता है, तो उसमें इंडिविजुअल रूप से भी वो सिखा सकते हैं, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन भी दी जा सकती है। ठीक है, और जब बच्चा टीचर के पास जाता है तो जो टीचर होता है उसको इंडिविजुअल लर्निंग जो है इंस्ट्रक्शन देकर उसको सिखाता है किसी विषय विशेष को। तो इसमें क्या है कि पेयरिंग भी होती है, पेयर में भी सिखाता है, 2 के पेयर में स्मॉल ग्रुप होता है उसको भी इंस्ट्रक्शन देकर सिखाता है, और होल ग्रुप, पूरे ग्रुप को भी वो अलग से सिखा सकता है। तो इस प्रकार से आगे है प्रोडक्ट, वीडियो, फोटोज, राइटिंग, ओरल प्रेजेंटेशन, ग्राफिक, ऑर्गेनाइजर्स एंड प्रोजेक्ट्स। तो उसमें क्या है कि उसमें ये प्रोडक्ट के रूप में इनको लिया जाता है। ये जो एड्स हैं, डिवाइसेस हैं, और जो प्रेजेंट करने के तरीके हैं। अब इफेक्ट है, सेफ एनवायरनमेंट, स्टूडेंट्स आर फ्री टू मेक मिस्टेक स्टूडेंट्स। अब देखिए इसमें क्या है, प्रोडक्ट के रूप में जब बच्चों ने सीख लिया है, उनको प्रोसेस सिखा दिया गया है, ठीक है, और बच्चों ने सीख लिया तो वो प्रोजेक्ट के माध्यम से उसको रखेंगे, ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे उसकी, ठीक है। तो उसमें ओरल प्रेजेंटेशन भी वो दे सकते हैं, बता सकते हैं। तो उसमें क्या है कि वो सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, स्वतंत्र एनवायरनमेंट होना चाहिए, ताकि बच्चा जो है गलतियां करे, गलत बोले, और जो है अपने आप को लेकिन प्रेजेंट करे, बेशक वो गलत बोले, ठीक है। तो आप लोगों से भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप पार्टिसिपेट करें, कि चाहे बेशक आप गलत बताएं, ठीक है जी। भाई इसमें और 2 है, उसमें जो है दिखाया गया, प्रोसेस दिखाई गई। हाँ, इसको दिखाएं। जो गैने का हमने बताया था, पुंडित सर आप बता रहे थे गैने का इसमें है हायरार्की ऑफ लर्निंग। ये हमने क्लास में करवाया था आपको। हाँ, अब ये तीसरा है, जो हाँ, इसके 9 लेवल थे, 9 लेवल्स ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेंगे सभी, ये भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सभी नोट कर लेंगे। पहला लेवल है गेनिंग अटेंशन, इसको रिसेप्शन भी बोलते हैं। अटेंशन गेन की जाती है, उसमें रिसीव किया जाता है। इन्फॉर्मिंग लर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव, एक्सपेक्टेंसी, तो उनकी जो उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है टीचर की, बच्चों को अवगत किया जाता है कि भाई इससे हम ये सीखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ पीरियड लर्निंग, तो आपने पहले जो लर्निंग की है, पहले जो आपके पास नॉलेज है, तो टीचर आपसे वो पूछेगा, ठीक है, रिट्राइवल, मतलब कि आपसे पहले रिकॉल करने को पूछेगा कि भाई इस शब्द के बारे में आप क्या जानते हैं, इस प्रोसेस के बारे में आप क्या जानते हैं। चौथा लेवल है सिलेक्टिव परसेप्शन, कि प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस, तो सिलेक्टिव परसेप्शन होगी उसमें कि आपके अपने व्यू रखेंगे आप, तो उसमें से जो व्यू उस पर ठीक बैठता होगा, उस प्रोसेस से उसको चूज किया जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा कि हाँ ये ठीक है, ये गलत है। प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस, तो उसमें लर्निंग गाइडेंस प्रोवाइड की जाएंगी। उसके बाद एलिसिटिंग परफॉर्मेंस रिस्पॉन्स, अब बच्चा जो है अब सीख चुका है, ठीक है, बच्चे की एक अच्छी समझ बन चुकी है। सिमेंटिक एनकोडिंग है 5वें लेवल पे, कि प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस, कि किस प्रकार से उसको सीखना है, ठीक है, एनकोड करना है। तो उसके बाद क्या होगा, जब वो एनकोड कर चुका है, जब वो सीख चुका है, तो 6th लेवल पे है एलिसिटिंग परफॉर्मेंस, तो बच्चा क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है, जो उसने सीखा है। 7वें पे है प्रोवाइडिंग फीडबैक री इन्फोर्समेंट, तो उसको फीडबैक प्रोवाइड की जाती है। तो क्लास के बाद जैसे आप फीडबैक प्रोवाइड करो कि मैम ये जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन सेशन अच्छा रहा, या फिर ये चीज है, ये यहाँ पर ये बदलाव होना चाहिए, तो जिस बात को आप अच्छा कहेंगे तो उसको जारी रखेंगे, ठीक है। उसको उसमें क्या होगी, बच्चे की दृढ़ता होगी, कि बच्चे को जिस बात के लिए आप शाबाश कहेंगे, वो बच्चा वो जो है व्यवहार बार बार
जो है उसको पुनरावृत्ति करेगा। जैसे कि बोलते हैं छोटे बच्चे को यस गुड बॉय, बच्चे ने अच्छा काम किया तो उसको गुड बॉय बोलते हैं, ठीक है, तो ताकि बच्चा खुश होकर दोबारा से उसी काम को करे। और बैड बॉय बोलते हैं कि उसको जो गलत आदत है उसको छुड़वा सके। तो ये रीइंफोर्समेंट है, किसी ने किसी व्यवहार को छोड़ना है या फिर पकड़ना है, या फिर इसमें कुछ गलतियां हैं और इसको रिस्पॉन्डिंग में कुछ गलतियां हैं या सुधार की आवश्यकता है, तो इस प्रकार से वो किया जाता है। 8वें लेवल पे है असेसिंग परफॉर्मेंस, तो उसको परफॉर्मेंस को असेस किया जाता है। 9वें लेवल पर है एनहेंसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफर, उसमें क्या किया जाता है कि जो रिटेंशन है और मतलब एनहेंसिंग रिटेंशन, जो रिटेंशन जब उसने सब कुछ सीख लिया है, परफॉर्मेंस को असेस कर लिया है, तो उसमें क्या होगा कि उसकी जो बढ़ावा दिया जाएगा उसकी रिटेंशन को, जो ताकि उसमें स्मृति में उसकी वो प्रोसेस हमेशा रहे, और फिर उसका एंड ट्रांसफर, उसको ट्रांसफर आगे बढ़ावा दिया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। ये 9 लेवल ऑफ लर्निंग थे जो रॉबर्ट गैने ने दिए हैं, आप ध्यान रखेंगे भाई। फिर से क्वेश्चन सेशन पे चलेंगे हम। तो आपको पता चल गया कि इंस्ट्रक्शन मेथड क्यों है, उसका आंसर? जी मैम। तो देखिए ग्रुप डिस्कशन है ना, तो ग्रुप डिस्कशन भी नहीं हो सकता है उसमें, है ना, वो स्मॉल ग्रुप में नहीं हो सकता, इंडिविजुअल तो मतलब हाँ इंडिविजुअल नहीं हो सकता, स्मॉल ग्रुप में हो सकता है, इंडिविजुअल नहीं हो सकता है। जैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग भी है, वो भी इंडिविजुअल नहीं हो सकता। मैडम तो ये अपने आप में कट जाते हैं। ब्रेन जी, स्टॉर्मिंग क्या होता है मैम? ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है कि आपसे बहुत क्विकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, अपने आइडियाज को शेयर किया जाता है, लेकिन उसमें ये नहीं होता कि दूसरे आइडिया को हम दूसरे के आइडिया को क्रिटिसाइज करें। ध्यान से सुना जाता है, लेकिन बहुत क्वेश्चन की बोम्बार्डिंग होती है, ठीक है, जैसे राइफल से गोलियां निकल रही होती है, इसी प्रकार से मतलब बहुत क्विकली आइडियाज की बोम्बार्डिंग होती है, बहुत क्विकली आइडियाज दिए जाते हैं। इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं कि दिमाग के ऊपर बहुत ज्यादा इसमें जोर पड़ता है, दिमाग को सोचना पड़ता है, इसलिए ब्रेन स्टॉर्मिंग है। ब्रेन होता है दिमाग, मस्तिष्क, स्टॉर्म होता है तूफान, स्टॉर्मिंग कर रहे हैं, उसकी तूफानी अवस्था बना रहे हैं दिमाग की, उसको बहुत ज्यादा सोचने के ऊपर मजबूर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको ब्रेन स्टॉर्मिंग बोल देते हैं। जी। Which of the combination of teaching methods listed below would increase the learner centered paradigm? इसमें क्या है कि which combination of teaching method का कौन सा combination इसमें होता है कि लर्नर सेंटर्ड पैराडाइम को वो सपोर्ट करे? कौन सा है? इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन एंड लेक्चर मेथड, सिमुलेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन, लेक्चर मेथड एंड एक्सपेरिमेंटेशन, प्रोजेक्ट्स एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस। तो इनमें से कौन सा होगा? तो इसको देख लेते हैं कि जो इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन है उसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन दी जाती है बच्चे को, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से, और लेक्चर दिया जाता है, ठीक है, तो उसमें ये लर्नर सेंटर्ड है? नहीं है। दूसरा है सिमुलेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन भी आपको बताया था कि क्या होता है कि वो टीचर सेंटर्ड होता है, ठीक है, सिमुलेशन में भी ऐसी परिस्थितियां क्रिएट की जाती है तो बच्चे को सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है उसके ऊपर। लेक्चर मेथड एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है, आपने जिसने भी सी बोला है इसमें देखिए कि जो लेक्चर मेथड है, लेक्चर मेथड में तो ये तो टीचर सेंटर्ड हो गया ना, हालांकि एक्सपेरिमेंटेशन जो है उसमें भी टीचर की गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, और फिर जो बच्चा है वो एक्सपेरिमेंट तो करता है, लेकिन इसमें एक तो बिल्कुल जो है उसको नकार देते हैं कि लेक्चर मेथड है, उसमें तो पूरा का पूरा रोल टीचर का ही होता है। डी है प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स में ये लर्नर सेंटर्ड है। प्रोजेक्ट, बच्चा प्रोजेक्ट तैयार करता है। अभी हमने पढ़ा था कि बच्चे को छूट होनी चाहिए कि वो अपना प्रोजेक्ट रखे, उसको प्रेजेंट करे जो भी उसने सीखा है, ठीक है, उसके बाद उसको फ्री होना चाहिए कि वो गलतियां करे, ताकि वो गलतियों से फिर वो बाद में सीखेगा। तो उसमें क्या है, अब डायरेक्ट एक्सपीरियंस, वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर रहा है। डायरेक्ट एक्सपीरियंस में क्या है, खुद एक्सपेरिमेंट करता है, खुद से ही कुछ जो है करके सीखने का, लर्निंग बाय डूइंग की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं। डी तो हमें दिखाई नहीं था मैम। अच्छा, हाँ ये नेक्स्ट पेज पे था, हो सकता है मिस हो गया। हाँ डी ही इसका ऑप्शन होगा। मुझे भी था। What is the limitation of the project method of teaching? टीचिंग के प्रोजेक्ट मेथड की लिमिटेशन क्या होगी? इट इज लर्नर सेंटर्ड, learners get practical experiences,
द लर्नर्स आर यूजुअली नॉट प्रॉपरली सुपरवाइज्ड। तो क्या है लिमिटेशन, क्या है प्रोजेक्ट मेथड की, कि लर्नर सेंटर है, ये इसकी लिमिटेशन है, या फिर बी आप बता रहे हैं लर्नर्स गेट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, ये लिमिटेशन नहीं है, ये तो इसकी एडवांटेज है, लर्नर्स जो उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेट कर रहा है, ये तो उसकी एडवांटेज है। द लर्नर्स आर यूजुअली नॉट प्रॉपरली सुपरवाइज्ड। अब इसमें क्या है कि बच्चा गलतियां करता है खोल के, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको इतनी अच्छी जो है पहले जो उसने सीखा है वो पहला उसका प्रेजेंटेशन है, उसमें पहला या फिर जो भी है उसको प्रोजेक्ट के रूप से उसको प्रेजेंट कर रहा है, तो उसको गलतियां करता है, तो सुपरवाइज नहीं होती, अपने आप से वो प्रोजेक्ट बनाता है पूरा का पूरा। क्यों? क्योंकि वो लर्नर सेंटर मेथड है ना ये, तो इसमें क्या होता है कि वो गलतियां करता है, तो सुपरवाइज नहीं होता, मतलब कि संरक्षक टीचर के संरक्षक में नहीं होता, उसमें संरक्षण की कमी होती है। टीचर सिर्फ थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शन दे देता है कि ऐसे ऐसे करना, लेकिन करना बच्चे को होता है, तो नॉट प्रॉपरली सुपरवाइज, तो उसमें अच्छे से संरक्षण उसका टीचर का नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा सी, द ह्यूरिस्टिक अप्रोच इज बेस्ड ऑन। तो ह्यूरिस्टिक जो अप्रोच है तो वो कौन से पे बेस है? इसको हिंदी में कहते हैं खोज विधि। जो खोज है ना किस ऊपर, रोट मेमोराइजेशन, रट्टा मारना, होमवर्क बच्चे को गृह कार्य दिया जाता है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, जिज्ञासा की जो है इच्छा, जिज्ञासा की जो प्रवृत्ति होती है, नन ऑफ द अबव। सी बिल्कुल सही है आपका, इसमें बच्चा जिज्ञासा करेगा, जिज्ञासा करके वो सीखता है, जिज्ञासा होगी तभी उसको खोजेगा वो आंसर को, समस्या के समाधान को। आगे चलते हैं। अ टीचर यूजेस द लर्निंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज टू मेक लर्निंग। जो टीचर होता है वो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज को जो है देता है। क्यों देता है? जैसे इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज क्या है कि वो ऑडियो वीडियो माध्यम से पढ़ा रहा है, कभी ब्लैक बोर्ड का प्रयोग कर रहा है, कभी मॉडलिंग का प्रयोग कर रहा है, मॉडल्स नमूने के माध्यम से पढ़ा रहा है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो वो ऐसा क्यों करता है? उसका कारण क्या है? उसको सिंपल बनाने के लिए, उसको जल्दी सिखाने के लिए, या फिर उसको ज्यादा नॉलेजेबल बनाने के लिए, ज्यादा ज्ञानवर्धक बनाने के लिए, या फिर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए? क्यों करता है? बी। ठीक है, सभी बताएं। इसका है कि इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज किस लिए की जाती हैं? उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए नहीं की जाती है। हालांकि जो है इंटरेस्ट बेस्ड होती है लर्निंग, ये भी आप ठीक कह रहे हैं उसके हिसाब से, लेकिन इसका सबसे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा ना वो ए होगा, कि उसको सिंपल आसान कैसे बनाए, इसलिए उसका प्रयोग किया जाता है फैसिलिटीज का, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज का। Which of the following is a teaching instructional facilities? LCD प्रोजेक्टर होता है, ग्रीन बोर्ड, टेप रिकॉर्डर, ऑल ऑफ द अबव। तो टीचिंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज कौन सी होती हैं? जो शिक्षण निर्देशात्मक सुविधाएं होती हैं कौन सी होती हैं? जो प्रोजेक्टर होता है वो होती है, ग्रीन बोर्ड होता है, टेप रिकॉर्डर होता है, पुल्लिक सर बता रहे हैं कि ग्रीन बोर्ड, पुल्लिक सर ये सभी होते हैं। इसमें टेप रिकॉर्डर का भी प्रयोग हम कर सकते हैं और एलसीडी प्रोजेक्टर का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, ग्रीन जो बोर्ड है हम उसका भी प्रयोग कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन देने के लिए, ठीक है, ये सभी फैसिलिटीज हैं। तो इसमें इसके साथ जाएंगे। अब ठीक है, आज की कक्षा को यहाँ तक ही रखते हैं, 20 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, बाकी के जो है नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप जो है आपसे अनुरोध है सभी से, आप सभी समय पर जुड़े और इसमें रुचि लें, और जहां पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर हमें